अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं, चुप करके बैठो। अच्छा भाई, ये ऊपर मैंने बात वैसे कर दी है। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल एंड सर्विसेज, ईंटें या मैंने खुद जो मजदूरी की थी मिस्त्री के साथ लग के, मैंने मिसाला उठा के दिया 2 दिन ताकि मेरा भी हिस्सा पड़ जाए इस मस्जिद की बिल्डिंग में। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खुद चला गया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटेड, एक साहबी के बारे में आता है ना कि जब जहाद के लिए चंदा फरमाने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने जाके मजदूरी की और जो खजूरें मिली दिन की दिहाड़ी वो अल्लाह के दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इतनी बरकत वाली है कि ये सारे माल के ऊपर फैला दो। तो ऐसे ही कुछ नेक लोग होते हैं, वो कहते हैं यार मेरा भी हिस्सा पड़ जाए, तो वो पैसे नहीं हैं तो वो खुद चले जाते हैं कि यार हमारा जिस्म इस्तेमाल हो जाए, हमारी सर्विस इस्तेमाल हो जाए, उनको कुछ बच तो रहा ही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल्स एंड सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड कैपिटल एसेट, यानी आपने बिल्डिंग के अंदर कोई गुड या सर्विस कंट्रीब्यूट की है, वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों को किस पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वैसे मटेरियल या सर्विस दी है, मटेरियल वो भी हो सकता है ना कि जो आप मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल है तो आपको मेडिसिन आ गई है, वो भी तो मटेरियल है, बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं होनी। लेकिन आप हॉस्पिटल हैं, आप वार्ड बना रहे हैं तो ईंटें भी आ गई। आप हॉस्पिटल हैं, आपको वहाँ पे कोई जख्मियों के लिए तीमारदारी के लिए कोई हेल्पर चाहिए होता है, आप 2 दिन वहाँ पे सर्विस दे आए हैं। आप हॉस्पिटल हैं, बिल्डिंग के लिए आपने कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर दी है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये क्या कहा था मैंने, इनको किस पे रिकॉर्ड करना है आपने, फेयर वैल्यू। इसके बारे में उसने ये नहीं कहा कि ये कोई मुश्किल काम है, एसेट के बारे में वो यही कह रहा है। जाहिर है ईंटें आई हैं तो उसकी फेयर वैल्यू होती है, मजदूरी की है तो एक मजदूर की दिहाड़ी का पता ही होता है आपको, तो ये ज़रा इजीली निकल सकता है। दूसरे केस में ज़रा मुश्किल था, ठीक है। ओके जी, कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिसीव हो तो बात हुई थी, रिकॉर्ड नहीं करना। अगर रिसीवेबल भी हो तो रिकॉर्ड कर लेना है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारी एनपीओ का फंक्शन हो रहा था सालाना, और हारून साहब आए और उन्होंने आके ऐलान किया कि मेरी तरफ से 10 लाख का आपको डोनेशन दिया जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेज, दिस इज कॉल्ड प्लेज। अब ये नहीं उधर से हमने सुना 10 लाख का ऐलान हो गया, ठीक है, और इधर ये मेरा अकाउंटेंट, क्या नाम है तुम्हारा, जुहेब, इसने कहा लो जी रिसीवेबल फ्रॉम हारून डेबिट इनकम क्रेडिट या लायबिलिटी जो भी करना है, रिकॉर्ड कर लिया। और फिर मुझे कहने लगा सर जी 10 लाख की इनकम, 10 लाख तो हमारे पास पड़ा है, कुछ करना है। मैंने कहा हाँ यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हम आगे भी चल पड़े, ठीक है। अब हारून ने कहा वो सर मैं तो जोशे खिताबत में कह गया था 10 लाख केड़ा 10 लाख केड़ा 10 लाख, तुसी हैगे कौन हो, केड़ी एनपीओ, केड़ा फंक्शन, कौन सा ऐलान, व्हाट प्लेज, व्हाट वादा। तो स्टैंडर्ड ने इस पे थोड़ा सा मोहतात होने का कहा है। प्लेज इज अ प्रॉमिस, प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर एसेट्स टू एन एनपीओ सिमिलर टू एनी अदर कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल एंड अनकलेक्टेड प्लेज वुड बी रिकॉर्डेड, लेकिन कब, ओनली इफ इट मीट्स द अबव क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो पढ़ा है। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल कब रिकॉर्ड करना, कहता है कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल दैट मीट क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट व्हेन इट मीट्स फॉलोइंग, यानी रिसीव्ड तो तब रिकॉर्ड होगा ना, ऊपर पढ़ के आए, जब आपने गुड सर्विसेज रेंडर कर, नहीं ये तो कंट्रीब्यूशन है, जब आपको वो रिसीव हो जाए तो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर पास कॉस्ट से इनकर कर रहा है तो आप इनकम रिकॉर्ड करते हो, फ्यूचर से है तो एसिड से है तो लायबिलिटी करते हो। यानी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड की तो टेंशन ही कोई ना, वो जब रिसीव होना है आपने रिकॉर्ड कर लेना अकॉर्डिंगली। पास कॉस्ट का है, करंट कॉस्ट का है तो इनकम बना लो, और अगर फ्यूचर से रिलेट करता है तो लायबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओगे। तो रिसीव्ड की तो कोई लड़ाई नहीं है, मसला किसका है, रिसीवेबल का। प्लेज तो आगे एक एग्जांपल है, उसकी रिक्वेस्ट भी है, फिलहाल तो ये बात कर रहे हैं हम। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल शुड बी रिकॉर्डेड एज एसेट when the amount to be received can be reasonably estimated। भी जितना ऐलान किया आपने ध्यान से सुना था, 10 लाख कहा था, भूल रहा है कुछ, पूछ लें जरा, पक्का कर लें। और अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर्ड, ठीक है। कलेक्शन इज, फोन करके हमने फोन करके पूछा भाईजान वो आप ऐलान किया था, सर टेंशन ना लें, आपको पता ही है ये तो हर 6 महीने बाद आपका ये फंक्शन होता है, और मैं हर दफ़ा आता हूँ, और मैंने पहले भी कई दफ़ा ऐलान किया, आपको पता ही है, मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर ये 2 शर्तें पूरी हों
कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, यानी कि हम एस्टिमेट सही से लगा सकें कितनी अमाउंट है, और कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर्ड। तो क्या करो, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लो एज एसेट, ठीक है। इन पर्टिकुलर, अब उसने फिर इस ये तो जनरल बात कर दी ना कि कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लो जब ये दो शर्तें पूरी हों। फिर नीचे स्पेसिफिकली दो एग्जांपल्स दी हैं जिसमें एक प्लेज है, वादा। प्लेज इज द प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट कैश और अदर सिमिलर टू एनी कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल। एन अनकलेक्टेड प्लेज, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वुड ओनली बी रिकॉर्डेड, पहली बात तो वही है जब ये दो शर्तें पूरी करे, व्हेन इट मीट्स अबव क्राइटेरिया। दूसरी बात, देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट एनपीओ विल कंप्लाई विद कंडीशंस इफ एनी अटैच टू कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब, इसने साथ कोई शर्त अगर लगाई है, ठीक है, तो वो शर्त पूरी कर लेंगे, इसकी रीजनेबल अश्योरेंस है, ठीक है। और तीसरा, कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिंजेंट इवन आउटसाइड एनपीओ कंट्रोल। इसने साथ ये भी शर्त लगाई है, अगर बारिश होगी ढेर सारी 1 घंटा लगी रहेगी तो फिर ही मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है, ठीक है। यानी प्लेज के बारे में बड़ा मोहतात है। प्लेज जो है ना, प्लेज, ये बस इसकी बेस पे ये ना हम कोई आगे खर्चे कर लें, ठीक है। तो कोई भी है, मैं तो बारिश तो अल्लाह के आदमी है वैसे, सारा कुछ ही अल्लाह के हाथ में वैसे तो, लेकिन ये कह रहे हैं एनपीओ कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है, तो मैंने ऐसे बारिश की एग्जांपल ले ली। तो प्लेज रिकॉर्ड करना है तो 3 शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त ये 2 शर्तें पूरी हों। क्या मतलब, अमाउंट एस्टिमेट कर सको और अश्योरेंस रीजनेबल है कि रिसीव हो जाना, ठीक है। पहली बात ये 2 शर्तें पूरी हों। दूसरी बात, आपको अगर उसने कोई कंडीशन लगाई हुई है तो आपको रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप वो कंडीशंस मीट कर लोगे। और तीसरी बात, कहीं किसी ऐसी कंटिंजेंसी के साथ तो नहीं इसने अटैच कर दिया इस कंट्रीब्यूशन को, इस डोनेशन को, प्लेज को, वादे को, ठीक है, कि वो एनपीओ के काबू में ही नहीं है, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके करने के लिए। तो ये 3 शर्तें 2 होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए, तो प्लेज, यानी बहुत मोहतात है स्टैंडर्ड। प्लेज के बारे में बहुत मोहतात है। प्लेज के बारे में क्या कह रहे हैं, हारून के वादे को रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट तब करना जब वो क्राइटेरिया मीट करे, और इसने कोई शर्त लगाई है तो आपकी रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप वो शर्त पूरी करेंगे। और तीसरा, अगर कोई ऐसी कंटिंजेंसी अटैच्ड है जो हमारे काबू में ही नहीं है तो फिर तो ये कोई वादा नहीं है, वो ना हुआ तो नहीं मिलेगा, तो लेट दैट हैपन, फिर आने दो, फिर रिसीव होने दो, रिसीवेबल को रिकॉर्ड न करो, फिर लेट द प्लेज मनी रिसीव। जब आ जाएगा फिर तो मसला खत्म हो गया, फिर तो कैश डेबिट करके अपनी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एमसीक्यूज किए, इसका एमसीक्यू नहीं मिला आपको, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ का एमसीक्यू आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो प्लेज भी और बिक्वेस्ट भी, ठीक है। अच्छा, बिक्वेस्ट किसे कहते हैं, वैसे तो ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा ही हुआ है भाई। बिक्वेस्ट कहते हैं वसीयत। किसे जी? स्टैंडर्ड कहता है भाईजान, वसीयत किसी ने कर रखी है ना, इसको तो कभी भी रिकॉर्ड ना करो, पता नहीं कब मरेगा और कितने पैसे आएंगे। देखो ना, वसीयत है, उसने यही कहा हुआ है ना कि मैं मर जाऊंगा तो इतने पैसे इस एनपीओ को दे देने हैं, कब मरेगा पता नहीं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, मरेगा तो हो सकता है उसके वरसा आ जाएं और 4 वसीयतें और भी निकल आएं, असली केड़ी है नकली केड़ी है समझ ही नहीं आ रही, रोला पड़ जाए कोई। यानी कि अमाउंट कितनी है उस पर श्योरिटी नहीं है, टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टन है। तो बिक्वेस्ट के बारे में स्टैंडर्ड ने कहा, बिक्वेस्ट आर ऑफन सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बोथ द टाइमिंग, कब मरेगा, रिसीट एंड टाइमिंग ऑफ रिसीट एंड अमाउंट दैट विल एक्चुअली बी रिसीव्ड, पता नहीं कितने पैसे आएंगे। इन मैनी केसेस रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड द बिक्वेस्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज रिसीव्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको फोन आया, कहें जी वो फौत हो गए हैं जी, उनकी वसीयत है तो इतने पैसे आपको मिलने हैं, फिर तो वो आप रिकॉर्ड शायद कर सको, ठीक है। बहरहाल उसने कहा नॉर्मली है। अच्छा लें भाई, ये आपको, और यार ये भी उधर ही आ गया, आपको मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें मैंने कहा था
प्लीज़ बेटा चुप कर जाएं। कंट्रीब्यूशन की टाइप्स के बारे में बस ये आखिरी बात ही पढ़नी है, देखा जाए तो उसके बाद तो बस रीड ऑनली वाले हैं। एक सिर्फ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट देना है आपको। प्लीज़ 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 बड़े ध्यान से इधर देखें। आज तीसरी चीज़ जो मैंने छुड़वाई थी ना, आज वो भी ऐड हो गई है, इसलिए ध्यान से देखें जी। भाई वो पे डोनेशन कंडीशन फुलफिल ना करें तो ग्रांट की तरह से मांग ले तो वापस कर देना, मांग ले तो वापस कर देना, ठीक है। और कहना आइंदा ऐसे डोनेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, मत आना इधर। बड़ी बिस्ती वाली गल होंगी, लोग ही नहीं लेंदे वापस। वैसे बाई द मस्जिद को पैसे दे के वापस मांग लिए, नहीं देते, नहीं लेते लोग। कहते हैं डोनेशन दिया था, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, और नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए भी नहीं करते। अच्छा सुने 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 प्लीज़, ये पढ़ा था हमने, कंट्रीब्यूशन पास्ट कॉस्ट या करंट कॉस्ट के लिए हो तो इनकम, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए या एसेट से रिलेट करे तो लाइबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम। फिर मैंने कह दिया था कि अगर यही कैश आया नहीं, एसेट आया नहीं, बल्कि हमारा लोन पे हो गया है, तो बस लोन इधर लिख दो लोन, उसके अलावा सब वही है। लोन हमने लिया था फॉर पास्ट और करंट कॉस्ट तो इनकम, ये हमारा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में आया था पॉइंट। और अगर लोन हमने लिया था फॉर फ्यूचर कॉस्ट या फॉर एक्वायरिंग एसेट तो वो पे होना हमारे लिए फंड ही है, तो जिस दिन पे हो जाए उस दिन लायबिलिटी बनाओ और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालो। एक चीज़ और भी थी, वो क्या थी, एक कंट्रीब्यूशन जो है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर फ्यूचर एक्सपेंस टू बी इनकर्ड और फॉर डेप्रीशिएबल एसेट। इसकी अफादियत उस दिन समझ नहीं आई होगी, आपको आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव हो फॉर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट तो उसके बारे में स्टैंडर्ड्स कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एनपीओ के, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, मतलब डायरेक्टली क्रेडिटेड टू जनरल फंड। ठीक है, देखो ना, एक फंड मिला है आपको, कंट्रीब्यूशन मिला है, वो ना पास कॉस्ट से रिलेट करता है, ना फ्यूचर कॉस्ट से, ना डेप्रिशिएबल एसेट से, बल्कि नॉन करंट एसेट है, वो भी लैंड है, डेप्रिशिएट ही नहीं होना, तो क्या सारी ज़िंदगी लायबिलिटी बनाए रखोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, लायबिलिटी ना बनाए रखो, इसको डायरेक्ट जनरल फंड में फेंक दो। लैंड, अगर लैंड ही दिया है किसी ने तो लैंड डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, और अगर पैसे दिए हैं कि लैंड खरीद लो तो कैश डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, और फिर लैंड खरीद लेना। ठीक है, हाँ, अगर उस लैंड पे, वैसे मेरा मशवरा है, अगर उस लैंड पे बिल्डिंग बन गई है तो गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से फिर क्या करना, उस बिल्डिंग की डेप्शन के साथ लैंड वाले पैसे और बिल्डिंग वाले सारे ही जोड़ के इकट्ठे कर लेना, वो खैर है, वो फिर एक कंडीशन नज़र आ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ एसेट ही है, उन्होंने दे दिया, लैंड दे दी, ये पकड़ो जी प्लाट, बस जो मर्जी करो इसका, मेरी तरफ से ये ज़मीन का ये टुकड़ा जाए, ये इस एनपीओ का, तो लैंड आ गया, अब क्या करें, डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है, तो फिर सारा ही कहाँ फेंक दो, जनरल फंड में। कॉस्ट को नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की होगी, लेकिन लैंड वाली जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है, वो जो लायबिलिटी पड़ी है, उसको तो इनकम बना सकते हैं, वो तो मुफ्त में मिला था। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे भी वही है, सेम है, बाकी तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही चलता है। ठीक है, तो ये तस्वीर आज पूरी हुई है आपकी। ठीक है, ये तस्वीर देखें और उसके बाद उस टेबल को देखते हैं, उसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है। जल्दी कर लें जरा, वो रीड ऑनली वाला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, और वो टेबल है जिसमें मेरे ख्याल में आपके 6, 7, 8 MCQs तो वहीं से बने हुए थे। तस्वीर तो खींच लेने बच्चों जी। यहाँ पे भाई ये कह रहे हैं, हमने कोई लोन लिया था अगले 5 साल के खर्चे पूरे करने के लिए या कोई फिक्स एसेट खरीदने के लिए, वो लोन हमारा किसी ने रीपे कर दिया। अब जैसे जैसे वो खर्चा होता रहे, ये जो लोन किसी ने रीपे किया, ये हमारे लिए फंडिंग बन गई है, इसको लायबिलिटी बना लो, यानी कि लोन डेबिट करके फंड क्रेडिट कर लो। अब इस फंड को आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना। लोन खत्म हो गया और ये एक इनकम बनी थी, लेकिन इनकम साथ ही नहीं बनानी, क्योंकि फ्यूचर के कॉस्ट से या एसेट से रिलेट करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं ऐसे ही खोलता जाता हूं और इसको पढ़ता जाता हूं। रिकग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कब कंट्रीब्यूशन रिसीव रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है? नहीं, लोन डेबिट होकर पे हो गया और आपने उसको, मैंने क्या बताया था, नहीं जनरल फंड नहीं, जो बताया था फंड इनकम, फंडिंग
फंडिंग, कोई भी फंडिंग जो चल रहा होगा, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे वो फ्यूचर एक्सपेंस, एसिड के लिए, बिल्डिंग के लिए लोन लिया था, प्लांट के लिए प्लांट फंड, चलो इनकम ना बनाओ आज क्योंकि ये प्लांट से रिलेट करता है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता डेबिट करके इनकम करते जाओ, डेबिट करके इनकम करते जाओ, ये काम होता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे समझाया वैसे ऐसे ही था, बाय द वे, बहरहाल कोई गल नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, ये तो सिंपल था, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन करंट पीरियड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेवेन्यू, ऐसे ही किया था। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन सीधा गया था एंडोमेंट फंड में, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आया था। दिस इज बिकॉज एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन विल नेवर बी अवेलेबल टू मीट एक्सपेंसेस, इनको हमने छेड़ना ही नहीं होता, ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन करंट पीरियड, ये हो गया। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, डेफर एंड रिकॉर्ड इन रेवेन्यू इन द सेम पीरियड, रेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एंड व्हेन ओनली, अच्छा ये बाद में पढ़ाता हूँ, ये समझ आया एक्सपेंसेस वाला। और इधर restricted contribution for purchase of fixed asset in case of depreciable asset, defer and record on the same basis as asset is depreciated, ठीक है जी, ये हो गया। ये भी दूसरा इधर है, in case of non depreciable asset record as direct increase in net assets, ये मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है ना। अगली लाइन को काट दें और बीच में जो रह गया सिर्फ वो अब पढ़ाना है मैंने, ये वाला सही है, ये काट दिया। बाकी ये क्या है, सबसे पहले वाला हमारा सबसे पहले वाला है, सबसे पहले वाला हमारा सबसे पहले वाला, दूसरे वाला हमारा दूसरे वाला, तीसरे वाला भी हमारा दूसरे वाला, इकट्ठे ही किए हुए थे मैंने, सेम बेसिस थी ना। और ये चौथा ये आ गया, ठीक है। अब बीच में एक लाइन रह गई है, वो लाइन क्या कहती है सुनो। हमारे पास अब्दुल्ला आया, हंस रहा है ना, और इसने आके कहा ये पकड़े डोनेशन आपकी एनपीओ के लिए, लेकिन इसका वाहिद रिस्ट्रिक्शन इसकी ये है कि 2 साल आपने इस्तेमाल नहीं करना, तीसरे साल जो मर्जी करें। हो सकता है ना, ऐसे मर्जी है उसकी, डोनेशन देने वाले की मर्जी है, जैसे मर्जी करे, और आप तो रख लेंगे। तो क्या डोनेशन देने वाले ने शर्त लगाई है 2 साल तक आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद ये नहीं कहा फलां जगह करना, उसके बाद कहा जहां मर्जी इस्तेमाल करना। जाग रहे हैं सारे, ठीक है। अब यहां पे एएसएनपीओ क्या कहता है कि आपको अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है जिसकी ओनली रिस्ट्रिक्शन ये है कि फलां पीरियड तक ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो जब वो पीरियड आए तो चाहे आपने एक्चुअल में इस्तेमाल किया है चाहे नहीं किया, आप इनकम बना लेना। ये पैसे एक्चुअल में इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए हैं, आपने क्या कर लेना, इसको इनकम बना लेना है। यानी कि आप बस उस लाइबिलिटी रखी हुई होगी ना आपने डे 1 पे। तो पढ़ो इधर, when the only restriction on contribution is that it cannot be used until a particular future period, the total amount of contribution would be recorded as revenue in that future period whether or not it has been spent, ठीक है, जब वो पीरियड आए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब रिसीव हुआ होगा तो हमने कहा होगा कैश डेबिट और हाँ उसका नाम कोई अब्दुल्ला फंड क्रेडिट, ठीक है जी। ये उसने एक पैसे दे दिए थे, हमने ये रख लिए। अब 2 साल तक ये ऐसे ही पड़े रहे, छेड़ा ही नहीं इनको। उसने कहा 2 साल तक छेड़ना नहीं है। तीसरा साल आया, हमने कहा चलो जी अब्दुल्ला फंड डेबिट और इनकम क्रेडिट। कोई ये नहीं कह सकता हाँ सारी बस शर्त पूरी होगी ना। शर्त क्या थी, तीसरे साल खर्च करना। आ गया तीसरा साल, 2 साल नहीं खर्च किया, यही तो वो कह रहे हैं, ठीक है जी। रीड ऑनली, तो फिर वो एसेट बना लेना, इनकम की बजाय फंड बना लेना। अब नए वाला फंड, वो अब्दुल्ला फंड से बिल्डिंग फंड बन जाएगा, फिर बिल्डिंग फंड के साथ साथ अगला काम, वो वैसे ही है। ये नेचुरली चीज़ें होती जाएंगी। कोई ऐसी आप जो सवाल पूछते हैं, मैंने भी आपको जो पढ़ाया हुआ है उसी को ही जो पिछले कुछ दिन में पढ़ाया, मैं उसको सोच के तो बता देता हूँ जवाब वही होता है। मतलब जो आपने किया हुआ है ना, लॉजिकली अगर उससे आगे की बात हो ना तो कॉमन सेंस यूज करनी है। लॉजिकली जो समझ आए वो स्टेप कर लेना, वही होता है, ठीक है। अच्छा, ये काट दिया जी। अच्छा, अगला तो बिल्कुल सेम है जी। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। ये इन केस डेट वॉज इनकर्ड टू फंड एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर। डेफर का मतलब होता है लाइबिलिटी बनाओ, पता है डेफर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड एज लायबिलिटी। जहां जहां ये लिखा है ना डेफर, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड एज लायबिलिटी। इन केस ऑफ डेट वॉज इनकर्ड फॉर टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड, डेफर एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड एक्सपेंस। यही वाला डन, ये वाला। इन केस डेट वॉज इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि डेप्रिशिएबल था, ये वाला।
इन केस ऑफ डेट वाज इनकर्ड टू फंड परचेज ऑफ कैपिटल जो कि नॉन कैपिटल एसेट जो कि नॉन डेप्रिशिएबल है तो रिकॉर्ड करो एज डायरेक्ट इंक्रीज ये, और अदरवाइज रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन करंट पीरियड, वो हमने इधर डाल दिया था फिर, जो हमारा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में भी आया था। इनके अलावा क्या उसने कहा, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए लोन था, फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल के लिए था या नॉन डेप्रिशिएबल के लिए था, तो ये करो, इसके अलावा इनकम बना लो। तो इसके अलावा क्या रह जाता है फिर, करंट या पास्ट कॉस्ट के लिए लोन लिया था जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में भी हमारा अप्लाई हुआ था। ठीक है, ओके। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू करंट पीरियड में, और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब भी बताया गया है, बैलेंस शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आउटसाइड नेट एसेट्स एज लायबिलिटी, फंड्स के बाद शो करते थे इनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रीड ऑनली है, आपको पता है इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बने थे। बाकी ये एग्जाम्पल 3, 4, 5 ये आपका होमवर्क है, बाकी आगे सारा रीड ऑनली है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं, आपने निशान लगाते जाना है। इसमें इंपॉर्टेंट रीड ऑनली आया तो उसको देखना है, और सिंपल रीड ऑनली आया तो उसको देखना है। ठीक है ना, ये कौन सा रीड ऑनली था अभी, इंपॉर्टेंट, यानी ये हर बार पढ़ने वाला है। ओके, उसके बाद ये होमवर्क एक बार करोगे, अगली बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल इतनी आसान सी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आएंगी, मसले मसाइल आएंगे, इंशाल्लाह उनका मैं जवाब दूंगा, इसलिए तो कह रहा हूँ आपको, कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ। मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन रीड ओनली ज़रूर करना है, ये एग्जाम बनाया हुआ है, हर सवाल में बनाते हैं, ये एग्जाम्पल है सिंपल सी। एक और भी है, एक में बैड डेट है, दूसरी में बैड डेट नहीं है, 6 और 7 होमवर्क लिखो। ये बहुत आसान काम है, वर्थ नहीं है क्लास के अंदर करवाना, इससे मुश्किल हमने एनपीओ के अंदर सवालों में सब्सक्रिप्शन की है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा करना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में होगा ना, तो कॉन्सेप्ट बन रहा होता है। एक में उसने बैड डेट डाला, दूसरे में नहीं डाला, एक दफ़ा पढ़ा आपने, ठीक है, तो रीड ऑनली और ये दोनों एग्जाम्पल्स डन। अभी तक कोई इंपॉर्टेंट रीड ऑनली नहीं आया, क्योंकि ये सारे काम हमने सवालों के अंदर हर सवाल में हमने 12 दफ़ा कर लिए हुए हैं। ठीक है ना, ज्वाइनिंग फी, लाइफ मेंबरशिप फी, नजर आ रहा है, लाइफ मेंबरशिप सवाल के अंदर किया था, नजर आ रहा है, लेयर क्लब था, कौन सा था, कोई एक फैमिली, पता नहीं वायलेंट फैमिली, कुछ ऐसा एक सवाल था, एक और में भी था गालिबन, तो टेस्ट में आया था। अच्छा चलो ठीक है, ये अब आ जाएगा, आज भी, वैसे आज नहीं है। अच्छा, तो ये लाइफ मेंबरशिप फंड जो बनाया था आपने, ये यहीं पे यही लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग फी बिकम का मेंबर बनने के लिए दी जाती है, और लाइफ मेंबरशिप वंस इन लाइफ टाइम लम्प सम दिया जाता है। अब एक बार अंग्रेजी पढ़नी है इसकी, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो आपने किया हुआ है, ये एग्जांपल करके देखोगे 100% वही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, लेकिन आजमाइश शर्त है, वर्क रह गया है, होम नहीं लिखा हुआ। फी फॉर सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन रीड ऑनली, एग्जाम्पल 9 होमवर्क, वही सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। गवर्नमेंट फंडिंग पढ़ाया हुआ है, जो आपको ज़बानी बताया था कि जी गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, वैसे ही है जैसे गवर्नमेंट पहले फंड नहीं देती थी, वो प्रॉफिट सीकिंग को दे रही थी, ये एनपीओ को दे रही है, फ़र्क क्या है? तो वही ट्रीटमेंट था, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में आया भी था गवर्नमेंट फंडिंग वाला सवाल, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको पढ़ो, ट्रीटमेंट वही होगा जो आपने किया है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कल आपने इसमें से सवाल पूछना है मुझसे, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट किस तरफ लेके जाता है, क्यों लेके जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं है ट्रीटमेंट, ज़रा ध्यान से देखना है, गवर्नमेंट फंडिंग को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब मैं, जैसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में रख लाऊँ ना, तो कोई चीज़ भी होगी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम रीड ऑनली करना है आपने। प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एंड ऑपरेशन, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो आप करते थे, सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, वही बातें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लब का अगर कोई कॉफ़ी बार वगैरह कुछ है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, उसमें रखते हैं, और एज अ लाइन आइटम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में एक चीज़ दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस, यही करते थे। जो किया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस हमने पहले वो कर लिया, अब यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, जाग के निशान लगा लें, रीड ऑनली वाला है। इसकी सिर्फ ये फॉर्मेट ही आप देखेंगे ना, यहाँ पे यही करते थे आप, रिलेटेड एक्सपेंस को यहीं पे लिखते थे, उन्हें यही लिखा हुआ है, एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ कॉफी बार वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ऑपरेशन एंड नेट प्रॉफिट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन फेस। तो यही कहता था, मैं एक्सपेंस लेके जाता था और मैं कहता था ओहो रोका नहीं मुझे, रिलेटेड एक्सपेंस को यहीं डालना था। वही बात अंग्रेजी में उन्होंने यहाँ लिखी हुई थी, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले, बल्कि पहले दिन से ये सिखा रहा था। ठीक है, पढ़ना बहरहाल जरूरी है, पता लगे यही बातें लिखी हुई हैं। फंड रेजिंग इवेंट, इसके साथ इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एक मसला आएगा, यहाँ पे 2 तरह के फंड रेजिंग नजर आएगी। एक फंड रेजिंग वो होगी जो एनपीओ खुद कर रही है सारा कुछ,
बंदे खुद ला रही है, सब कुछ खुद कर रही है, पैसे खुद आ रहे हैं, खर्चे खुद कर रही है। ऐसी फंड रेजिंग के बारे में स्टैंडर्ड ने कहा है इनकम में उसकी इनकम दिखाओ अलग, एक्सपेंस में उसका एक्सपेंस दिखाओ अलग, ग्रॉस। और अगर चंद नौजवानों ने मिलकर कोई फंड रेजिंग करके हमें पैसे लाके दे दिए हैं तो उन्होंने कहा बस फिर वो जो पैसे आपको आए हैं ना, बस वही पैसे ही जो है वो आप नेट में देख लो, इनकम बना लो। ये दो तरह की फंड रेजिंग है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, लेकिन जाहिर है पढ़ना है, देखेंगे ना। अब आप तो इसको देखकर ही बताएंगे ना कि क्या बात है, फिर डिस्कस तो अब कल करेंगे ना जी। फंड रेजिंग इवेंट है। अगर तो मैंने कहा ग्रॉस शो करना है तो इनकम अलग एक्सपेंस अलग, और अगर नेट शो करना है तो वो तो नेट वैसे ही हुआ पड़ा होता है ना, एक्सपेंस इनकम नेट करके ही बताया गया होता है। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, प्रेजेंटेशन है। अकाउंटिंग में क्या फर्क आना है, प्रेजेंटेशन का फर्क। खर्चे और इनकम, खर्चे और इनकम एक जगह अलग अलग शो करने, एक जगह ये तरफ पढ़ना है ध्यान से। इन्वेंट्रीज, ओके। अब ऐसा है, वैसे ना एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास के बाद कहा कि सर आईकैप ने पता नहीं अपने सप्लीमेंट में लिखा है कि ये टेस्ट नहीं होनी। मैंने फिर आईकैप की वेबसाइट ये खोलकर जो आपको नज़र आई थी स्टूडेंट की, मैंने वहाँ से देखा भी सही जाके, तो कोई मुझे अभी क्लैरिफिकेशन नज़र नहीं आई ऐसी। तो बहरहाल हम पढ़ लेते हैं, अगर होगा भी सही तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा गया ना एक आधा लफ्ज़। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बात कब की हो रही है इन्वेंट्रीज की, सब्सीक्वेंट। बिल्कुल, देखें जी IS2 क्या कहता है, सब्सीक्वेंटली इन्वेंट्रीज को वैल्यू किस पे करना है हमने, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, ये जनरल रूल है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके। लेकिन कभी कभी NPOs ये भी करती हैं कि वो मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल है और वहाँ पे या कोई इदारा है, वहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त में या बहुत कम कीमत पे, नॉमिनल अमाउंट पे मरीजों को दी जाती हैं। अब मेडिसिन की इन्वेंट्री तो इनके पास भी पड़ी होगी, बोलो और बोलो ना, नॉर्मल कोर्स में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल है, ठीक है, ना ही ये बेचने के लिए रखी है मेडिकल स्टोर है, बल्कि इसको नॉमिनल अमाउंट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो ऐसी इन्वेंट्री है जिसको एनपीओ ने नॉमिनल वैल्यू पर या फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना है, एएसएनपीओ कहता है कि कहते हैं स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने ऐसी इन्वेंट्री को रखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये याद रखने वाली चीज़ है, लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैसे होती क्या है वो तो हम इंशाल्लाह कल फ्रेमवर्क में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ की हद तक बात करें तो ये आपको गिवन होगी। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम इस तरह की एग्जांपल कोई आ जाए 1-2 नंबर की। मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ which provides medicine to communities living in underdeveloped areas at nominal charges. It has following inventories. Panadol, ये एनआरवी के साथ देखो क्या स्टार लगा के लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड एट, यानी कि नॉमिनल अमाउंट जो है वो हमने ये नॉमिनल ये 6000 में हम मतलब दे देते हैं लोगों को, ठीक है। हालांकि इसकी फेयर वैल्यू 28000 है, इतनी पैनाडॉल है ये हमारे पास पड़ी हुई, ठीक है। बहरहाल वैसे बात कर रहा हूँ। तो एनआरवी उन्होंने लिख दी है, पूरे सवाल में एनआरवी को इग्नोर करना था, ये परेशान करने के लिए दिया होगा, क्योंकि उसूल क्या बताया आपको मैंने, लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपने उठ के नहीं पेपर से चले जाना, मैं ज़रा पता करके आऊँ। कॉस्ट तो वो होती है ना जिस पर आपको पड़ी, पैनाडॉल आपने मिसाल के तौर पे कोई दवाई खरीदी तो कॉस्ट क्या है, जितने में आपको पड़ी। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, अभी अगर बाजार से जाके पूछें जी पैनाडॉल इतनी कितने की है तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। दोनों में फर्क हो सकता है ना। आपने महीना पहले पैनाडॉल खरीदी थी, वैसे तो ये खरीदी नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, आपने पैनाडॉल महीना पहले खरीदी थी तो वो कॉस्ट पे पड़ी है, कॉस्ट लेट से 10,000 है, और आज अगर रिप्लेस करें यानी कि इतनी ही पैनाडॉल और लेने जाएं तो 12,000 की, तो फर्क हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, तो लोअर ऑफ भाई वो थोड़ा सा फर्क होता है, ये बारीक सा फर्क है, समझाऊंगा। फेयर वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वैल्यू इन यूज, ये 3 चीजें हैं, ये तीनों ही करंट कॉस्ट कहलाती हैं, फ्रेमवर्क में पढ़ाना है आपको, ठीक है, कल इंशाल्लाह। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, इस पे रखना है। अब
रिसीव्ड इन काइंड का मतलब ये होता है कि इसके हमने पैसे नहीं खर्चे थे, ये हमें कोई वैसे ही मुफ्त में दे गया था। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ मुफ्त में आ जाए इनिशियल मेजरमेंट के वक्त क्या उसूल है? फेयर वैल्यू ना यार। और भाई क्या कहा था, अगर कोई बंदा मटेरियल ही आपको दे जाए, क्या किस पे रिकॉर्ड करोगे? अब अगर ये रिसीव्ड इन काइंड है तो इसका मतलब इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियली इसको किस पे हमने रिकॉर्ड किया होगा? फेयर वैल्यू पे। अब मेरे पास तो फेयर वैल्यू यही है, तो मैं इसी को ले देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल गुजारा करते हैं। फेयर वैल्यू ही कॉस्ट है, ऐसा ही है। और बोलो अच्छा, अब कॉस्ट क्या है? 28, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 26, लोअर पे रखना है पैनाडॉल को। न्यूब्रॉल कॉस्ट 24 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 24, 500 है तो 24। इमोडियम कॉस्ट 12, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 12, कोई एक रख लो, कॉस्ट ही रख लो, मतलब सेम जो है। मोटिलियम 15 कॉस्ट, 14,700 रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इधर आ जाओ। रिजिक्स 18,000 कॉस्ट, 18,300, तो किस पे रखना है? लोअर ऑफ। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, क्या? वो इन्वेंट्री जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटनी है या नॉमिनल अमाउंट पे बांटनी है, या ये इन्वेंट्री एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसने ऐसी चीज का हिस्सा बनना है जो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट पे बिकनी है। ठीक है, ओके। तो देख लो जी क्या आ रहा है, पहले का 26, दूसरे का 24, 12, 14,700 और 18, ये है जी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेडिसिन फॉर ऑल की किताबों में इन्वेंट्री की वैल्यू ये है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा पढ़ना है आपने, मैं वैसे कल पढ़ाऊंगा जरूर ये, प्लीज प्लीज। यहां पे ये बात लिखी हुई है कि जो मेडिसिन, जो इन्वेंट्री खुद नॉमिनल वैल्यू या फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी है, या वो इन्वेंट्री किसी ऐसी चीज का पार्ट बननी है, जैसे रॉ मटेरियल होता है। जैसे हमारे पास पैनाडॉल बनाने का मटेरियल पड़ा है, तो पैनाडॉल बन के आगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल, तो रॉ मटेरियल वो खुद ऐसी चीज है कि वो नॉमिनल या लो वैल्यू पर बिकेगी, या वो किसी ऐसी चीज का पार्ट बनेगी जो मुफ्त बिकनी है या नॉमिनल पे। तो उसके लिए उसूल क्या है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए बताया है कौन सी वाली, जो मुफ्त में बटे या नॉमिनल पे, या ऐसी चीज का पार्ट बने जिसने मुफ्त बटना है या नॉमिनल वैल्यू पे। तो ऐसी इन्वेंट्री को रखोगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कलेक्शंस हैं भाई, प्लीज आपको बताया हुआ है कलेक्शंस क्या हैं, एंटीक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इनसे फायदा तो आता है लेकिन डेप्रिशिएट नहीं करते। अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको एक नज़र पढ़ना है, रीड ऑनली। ठीक है, रीड ऑनली, मैंने बस इसको भी रीड ऑनली कर दिया, इंपॉर्टेंट कोई नहीं कहा, बस इतना याद रख लो। ये इतनी सी बात जो है ना, इतनी सी बात, इसको इंपॉर्टेंट रख लो। ठीक है जी, उसके बाद आगे सारा कलेक्शन है, ये 3.3 PPE है, रीड ऑनली सारा, एक दफ़ा पढ़ना है इसको, बिल्कुल ऐसे ही पिछली क्लास को करवाया है। एग्जाम्पल 16 हमने MCQ 29 किया था, ये वो कॉन्सेप्ट है, रीड किया हुआ होगा तो एग्जाम्पल भी समझ आएगी, लेकिन रीड ऑनली चल रहा है। और प्लीज ये मिन्नत के दर्जे में एक बार जरूर पढ़ना है, हालांकि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। क्यों? इसमें फॉर्मेट है, रीड ऑनली लिखो, इस पे रीड ऑनली लिख लिया है, इस पे फॉर्मेट है, एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स, कोई कलेक्शन, CWIP इन्वेस्टमेंट, करंट एसिड्स, फंड बैलेंसेस में अनरिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, नॉन करंट लाइफ। सर ये तो फॉर्मेट है, ये अंग्रेजी भी पढ़ें। हाँ पढ़े प्लीज, एक दफा मैंने कहा इनकम एक्सपेंडिचर, सर ऐसा ही तो बनाया था हमने, क्या कर रहे हैं सर आप? सर स्टेटमेंट नेट एसेट्स, यही तो हमने बनाया हुआ है। भाई प्लीज मैं कह रहा हूं, जब प्लीज कह रहा हूं तो पढ़ें, बस कहानी खत्म है। ठीक है, तो एक दफा रीड ऑनली, ये फॉर्मेट एक बार पूरा पढ़ना है, अंग्रेजी समेत बीच में, रीड ऑनली, बाकी सारा रीड ऑनली है, जो ऊपर वाले याद रखने वाले थे वो करवा दिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं बाकी सवाल कुछ आपको अवेलेबल करूंगा 1 बाय 1 करके वीडियो की फॉर्म में, जो NPO के रहते हैं, ये मॉडर्ना हो गया, एग्जेक्टिव क्लब, खामोश रहें, एग्जेक्टिव क्लब, इस तरह के सवाल, CView हो गया, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 1 बाय 1। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज।